अगर आप रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट करते हो तो उसमें आप टेनेंट और ओनर का दोनों का थंब वेरीफाई हो जाता है। इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, टेनेंट को भी और ओनर को भी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रेंट एग्रीमेंट करने से पहले कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, टेनेंट को भी और ओनर को भी। आपका फ्लैट रेंट को देने से पहले आपको मतलब ओनर जब भी फ्लैट रेंट पे देता है और जो कोई टेनेंट आपके पास रहने के लिए आ रहा है या पहले से रह रहा है, उनके डॉक्यूमेंट पहले तो आप ले लीजिए। डॉक्यूमेंट में क्या क्या आता है? आधार कार्ड, पैन कार्ड। कुछ कुछ लोगों के पास पैन कार्ड नहीं रहता, तो उन लोगों का आप वोटर आईडी कार्ड या गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोई भी पासपोर्ट या कोई भी चीज़ें हो वो आप उनसे ले सकते हो। उसके बाद वो जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वो जॉब का आई कार्ड, अपॉइंटमेंट लेटर या कोई भी हो, ऐसा डॉक्यूमेंट आप उनसे ले सकते हो। डॉक्यूमेंट होने के बाद वहाँ पे टेनेंट ने ओनर को पूछना चाहिए कि हम इतने इतने लोग हैं, इतने लोग रहना अलाउड है क्या। और ओनर को भी ये क्लैरिफाई करना चाहिए कि इतने लोग आप रह सकते हो, इतने लोग अलाउड नहीं है, क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं, डॉग अलाउड है, कैट अलाउड है नहीं है, वो भी चीज़ें बताना जरूरी है। पार्किंग कैसा है, कवर है, कार पार्किंग है, टू व्हीलर है, कैसा पार्किंग है। फिर ये होने के बाद आप रेंट और डिपॉजिट का तो वो कॉमन चीज़ें, रेंट के बिना और वो बजट के बिना कोई फ्लैट फाइनल नहीं कर सकता। ये चीज़ें होने के बाद टेनेंट और ओनर ने दोनों ने मिलके रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट करना है। महाराष्ट्र में ये ऑनलाइन रहता है या गवर्नमेंट ऑफिस में जाके भी आप कर सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिस में जाके थोड़ा कॉस्टली पड़ सकता है, या जैसे भी आपका बजट हो, या गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट वाले लोग रहते हैं हमारे जैसे, तो उनके पास से भी आप ये एग्रीमेंट करवा के ले सकते हो। उसका कॉस्ट मिनिमम 2200 से या 2500 से चालू होता है। आपके रेंट के हिसाब से गवर्नमेंट की स्टैम्प थोड़ी बढ़ जाती है, तो उसके हिसाब से उसके चार्जेस अलग अलग रहते हैं। ये स्टार्टिंग ही मैंने आपको जैसे बताया 2200, 2500, 3000 के आसपास चला जाता है आपका। उसमें पुलिस वेरिफिकेशन ऑनलाइन होता है। पुलिस वेरिफिकेशन अब अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑनलाइन ही होता है। ओनर ने टेनेंट से दो कोई भी जानकारी के लोग या जान पहचान वाले लोग हो, उनका फ़ोन नंबर, एड्रेस लेना है। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि इमरजेंसी में अगर मान लो कि किसी टेनेंट का एक्सीडेंट हो गया और ओनर को फ़ोन आया, तो उसके बाद ओनर कहाँ फ़ोन करेगा। तो इसीलिए कोई भी दो जान पहचान वाले लोगों का फ़ोन नंबर ओनर ने टेनेंट से लेना ज़रूरी है, या उनके ऑफिस का नंबर, ऑफिस के दो लोगों का नंबर, उनके फ्रेंड्स का नंबर। अगर उन्होंने नंबर ले लिया तो अच्छा रहेगा ओनर को, और अगर कोई बाद में प्रॉब्लम आया तो प्रॉब्लम इस नंबर के ज़रिए सॉल्व हो सकता है। और टेनेंट ने भी कोई फ्रॉड नंबर नहीं देने अपने ओनर को, पूरे वेरीफाई जान पहचान वाले लोग उन्हीं का नंबर देना है, दो लोगों का कम से कम। तो ये दोनों के लिए अच्छा रहता है। उसके बाद आप जब रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट करोगे तो वो रेंट एग्रीमेंट में कभी कभी ओनर या टेनेंट का थंब मैच नहीं होता, तो ऐसा मत समझ जाना कि वो फ्रॉड आदमी है। कभी कभी फ्रॉड भी रहते हैं, नंबर आधार कार्ड पे अलग रहता है और उनका एक्चुअल में ओरिजिनल अलग रहता है, तो ये फ्रॉड इस थंब वाले केस में पकड़ा जाता है। अगर मान लो आप रेंट एग्रीमेंट करने के लिए जा रहे हो और उनका थंब अगर मैच नहीं हुआ, तो उनसे एक बात करनी है कि अगर आपका थंब मैच नहीं हुआ तो ये थंब आप कौन से भी आधार सेंटर में जाके, पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाके अपडेट करवा सकते हो। उसके बाद आप अपना थंब जो है वो रेंट एग्रीमेंट के लिए यूज कर सकते हो। ये सिर्फ मैं ई रेंट एग्रीमेंट के बारे में बता रहा हूँ, ई रजिस्ट्रेशन के बारे में। उसके बाद फ्लैट में कौन कौन सी चीजें हैं, फर्निश है, अनफर्निश है, सेमी फर्निश है। अगर अनफर्निश है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फर्निश है तो कौन कौन सी चीजें हैं। अनफर्निश है तो भी उसमें कोई कोई सामान रहता है, टेनेंट का कौन सा सामान है, ओनर का कौन सा सामान है, ये बाद में मालूम नहीं रहता। तो इसीलिए ओनर ने और टेनेंट ने दोनों ने मिलकर लिस्ट बनानी है, वो रेंट एग्रीमेंट में डालनी है। उसका कुछ मेंटेनेंस या चार्जेस रहेंगे वो भी डिस्कस करके लेने हैं, क्योंकि क्या होता है छोड़ते टाइम
डिपॉजिट्स में से ओनर वो आइटम के जो रिपेयर के चार्जेस है वो काट लेते हैं। तो ये बात पहले से ही क्लियर होनी चाहिए कि ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ये स्विच का प्रॉब्लम है, ये नल का प्रॉब्लम है। ओनर ने भी बोलना है यहाँ यहाँ ये प्रॉब्लम है, मैं ठीक करके दूंगा, ये पहले से ही था, ये बाद में हुआ, ये दोनों को मालूम चाहिए। तो इसलिए दोनों ने सभी चीज़ों की लिस्ट उस एग्रीमेंट में डालनी है, और एग्रीमेंट में डालने के बाद मेंटेनेंस क्या रहेगा, रिपेयरिंग का कॉस्ट क्या रहेगा, वो भी डिस्कस करके लेना है। बहुत से टेनेंट के बच्चे पेंट खराब करते हैं, तो पेंटिंग का चार्जेस कितना रहेगा, ये भी चीज़ एक ओनर को भी क्लैरिफाई करनी चाहिए और टेनेंट को भी मालूम रहना चाहिए, नहीं तो बाद में जाके प्रॉब्लम हो सकता है। टेनेंट को भी मालूम चाहिए कि इस प्रॉपर्टी का ओनर, सही ओनर कौन है, नहीं तो फ्रॉड भी हो सकता है टेनेंट के साथ। तो फ्रॉड से बचने के लिए प्रॉपर्टी का सही ओनर कौन है उसके साथ ही एग्रीमेंट करें, और ओनर ने भी सही टेनेंट के साथ ही एग्रीमेंट करे, ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसा ना हो कि आपने किसी और से एग्रीमेंट कर लिया, वहाँ पे रह कोई और रहा है, या ऐसा ना हो कि कोई उसका प्रॉपर्टी का ओनर कौन अलग है और आपने किसी और बंदे के साथ आपका एग्रीमेंट करवा लिया। तो ये चीज़ें आपको मालूम चाहिए कि ये इस प्रॉपर्टी का ओनर है, ये लोग यहाँ पे रहने वाले हैं, ये टेनेंट ने अपना रेंट एग्रीमेंट में अपना नाम डाला हुआ है, उसके साथ इतनी फैमिली मेंबर्स है, ये सब चीज़ें। अगर आप रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट करते हो तो उसमें आप टेनेंट और ओनर का दोनों का थंब वेरीफाई हो जाता है, इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, टेनेंट को भी और ओनर को भी, क्योंकि वो आधार वैलिड जब होता है और वो थंब, वो आधार नंबर, वो वेरीफाई होने के बाद ही आपका रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट आता है। विदाउट वेरिफिकेशन आपका रेंट एग्रीमेंट वेरीफाई नहीं होता, आधार वेरीफाई नहीं होता। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखो, रजिस्ट्रेशन इज मस्ट। आपको आधार के ऊपर का जो नंबर है वो रेंट एग्रीमेंट में आता है, और उसके बाद वो टेनेंट हो या ओनर हो वहाँ पे अपना थंब देते हैं। वो वेरिफिकेशन होने के बाद, वो वैलिड होने के बाद गवर्नमेंट ऑफिसर उसे अप्रूव करता है, और वो अप्रूव होने के बाद कुछ दिनों बाद वो 2 या 7 दिन में, गवर्नमेंट का टाइम पीरियड 7 दिन का है, तो 2 या 7 दिन में वो वेरीफाई होके आपका रेंट एग्रीमेंट आ जाता है। तो ये रेंट एग्रीमेंट करना बहुत ज़रूरी है।